हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्यू स्पेशल। आज हम जानेंगे जो राजस्थान हिस्ट्री का 9th चैप्टर है उसके बारे में। और इस लेसन का नाम है चौहानों का अभ्युदय और विस्तार, यानी कि जो चौहान वंश था उनका किस हिसाब से उदय हुआ था और फिर हम उनके विस्तार के बारे में डिटेल तक जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी पूरी चाहिए कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनका किस हिसाब से विस्तार हुआ था, तो आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो हमारा वीडियो है इसको लाइक करें और शेयर भी करें। और नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट भी ज़रूर लिखें। थैंक यू। और अब हम शुरू करेंगे जो चौहान हैं उनका किस हिसाब से उदय हुआ था। अगर हम ये देखें तो जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु जो है वो 647 में हो गई थी और उसके बाद से लेकर 1200 ईस्वी तक का युग जो माना जाता है वो भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस युग में उत्तर दक्षिण और सुदूर दक्षिण में अनेक राजवंशों का उत्थान भी हुआ और फिर पतन भी हुआ था। ऐसे राजवंशों में चौहानों का स्थान सर्वोपरि माना जा सकता है। चौहानों ने जो है राजस्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने अनेक शासन जो है केंद्र स्थापित कर लिए थे, जिनमें कि सपाद, लक्ष्य अथवा शांबर, यानी जिनको शाकंभरी भी बोला जाता है, कि चौहानों ने जो है अपनी क्षत्रियोचित वीरता एवं साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण न केवल राजस्थान के इतिहास में अपितु भारतीय इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। अब अगर हम इनकी उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में जानें तो चौहानों की उत्पत्ति और उनके मूल स्थान के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। भाटों और चाणों ने चौहानों को अग्निवंशी बताया है और जिसका मूल आधार ऐसे मानते हैं कि जो चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो है वो है। इस हिसाब से डॉक्टर ओझा ने भी इस मत की पुष्टि की है और कर्नल टोड जो है, डॉक्टर स्मिथ हो गए, विलियम क्रुक, ये लोग इनको विदेशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इनको जो है ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा ये बोलते हैं कि गोपीनाथ शर्मा भी जो है इस मत की पुष्टि करते हैं कि हाँ ये सही है। फिर भी इन मतों में कहाँ सत्य हैं ये बताना कठिन है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत दिए गए हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहानों का मूल स्थान जो है वो जांगल देश में जैसे बीकानेर हो गया, जयपुर और उत्तरी मारवाड़, ये सब आते हैं। लेकिन जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो चित्तौड़ को जो है चौहानों का मूल स्थान बताते हैं। इस हिसाब से देखें तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो एक फिक्स नहीं है कि इनका सही है। ये कहना कठिन है कि इनका जो मूल स्थान है वो कौन सा था। परंतु अगर अधिक विश्वस्त माने तो जो चौहानों के मूल स्थान के संबंध में वो यही देखने को मिलती है कि जो सांबर, पुष्कर, सीकर, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र इनमें रहते थे, तो यही इनका मूल स्थान माना गया है। अब हम जानेंगे जो प्रारंभिक चौहान शासक थे उनके बारे में। तो हमें जो है वो पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य, उनके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष जो माने जाते हैं वो चाहमान नामक व्यक्ति था। किंतु जो बिजोलिया शिलालेख है उसके हिसाब से वासुदेव नामक व्यक्ति ने जो है सांबर में चौहान राजवंश की नींव रखी थी। इसी के वंश में सामंत नामक शासक हुआ था, जो बिजोलिया लेख के अनुसार वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। चौहान शासकों में दुर्लभ राज प्रथम ने काफ़ी ख्याति अर्जित की थी। वह प्रतिहारों का सामंत था और प्रतिहारों के नेतृत्व में गौड़ प्रदेश तक उसने सफल सैनिक अभियान किए थे। उसके उत्तराधिकारी गुवक प्रथम ने प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय के दरबार में काफ़ी सम्मान प्राप्त किया था। गुवक प्रथम के बाद में चंद्रराज द्वितीय, गुवक द्वितीय और चंदनराज गद्दी पर बैठे। चंद्रराज ने दिल्ली के तोमरू के विरुद्ध सफल संघर्ष करके अपने राज्य को काफ़ी शक्तिशाली बनाया। उसके उत्तराधिकारी वाकपति राज प्रथम के समय सांबर का चौहान वंश काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और उसने फिर महाराज की उपाधि धारण की थी। वाकपति राज प्रथम के बाद में सिंहराज आते हैं और फिर विग्रहराज द्वितीय आते हैं और विग्रहराज द्वितीय के बाद में उनका भाई दुर्लभ राज गद्दी पर बैठता है और दुर्लभ राज के बाद में गोविंदराज तृतीय, फिर वाकपति द्वितीय, ये सब गद्दी पर बैठते हैं। और वाकपति द्वितीय के बाद में जो है वो उसके बाद में वीर्यराम अत्यंत निर्बल शासक पैदा हुए, तो इनके हाथ से फिर सांबर निकल गया था। परंतु बाद में वीर्यराम के बाद में चामुंड राज आए, जिन्होंने जो है काफ़ी सफलता प्राप्त की। चामुंड राज के बाद में सिंहघाट, फिर दुर्लभ राज तृतीय,
और फिर दुर्लभराज तृतीय का जो है गुजरात के राजा कर्ण से युद्ध हुआ। इस हिसाब से जो है वो इन शासकों का क्रम चलता रहा। और दुर्लभराज तृतीय के बाद में वीर सिंह, फिर विग्रहराज तृतीय, ये सब आए। तो कुल मिला के जो इससे यही संकेत मिलता है कि काफ़ी शासक जो है वो कुछ शासक बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे और कुछ निर्बल थे, जिनके काल में जो है ये राज्य जो है वो निकल गया था हाथ से। अब हम जानेंगे चौहानों का साम्राज्य निर्माण। जिस शक्ति का जो आरंभ है वासुदेव के काल में हुआ था, वह पृथ्वीराज प्रथम के समय तक काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। पृथ्वीराज प्रथम का फिर उत्तराधिकारी हुआ अजय राज, वो भी एक शक्तिशाली चौहान शासक था। और अजय राज ने उज्जैन पर आक्रमण किया और मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त किया। पृथ्वीराज विजय के आधार पर उसने गजनी के मुसलमानों से युद्ध किया और फिर अपनी सीमाओं की रक्षा की। और अजय राज ने जो है वो अजमेर की स्थापना की थी। और फिर यही अजमेर जो है आगे चलकर चौहानों की राजधानी भी बना था। अणोराज जो है वो आगे चलकर ये भी शासक बना था और ये चौहान वंश का प्रतापी राजा था, जिनका शासनकाल माना जाता है 1133 से 1155 ईस्वी। और जो ये अणोराज है, इन्होंने सिंधु और सरस्वती नदी के प्रदेशों तक अपनी विजय पताका फहराई और हरितनग देश तक, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, उस पर आक्रमण किया। अणोराज जो था वो शैव होते हुए भी, यानी कि ये शैव धर्म को मानता था, फिर भी ये जो अन्य धर्म थे उनके प्रति सहिष्णु था। एक तरह से ये सभी धर्मों का आदर करता था और अनेक भवनों, मंदिरों का निर्माण भी करवाया और अजमेर में एक आना सागर का निर्माण भी करवाया था। फिर जो इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी थी अणोराज की, और इस हिसाब से फिर पितृहंता जगदेव कुछ समय के लिए ही शासन मिला इसको। और उसके बाद में जो है विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर बैठे। और विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल माना जाता है वो 1158 से लेके 1163 ईस्वी तक का। और जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, इनके समय में चौहान साम्राज्य का जो स्वरूप था वो अत्यंत विस्तृत हो गया था। इन्होंने दिल्ली के तोमरू को पराजित किया और दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र थे अपने साम्राज्य में मिला लिए। चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, नागौर और जालौर को भी छीन लिया। विग्रहराज की राज्य सीमा जो है शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी। वह न केवल विजेता एवं साम्राज्य निर्माता था, बल्कि साहित्य प्रेमी व साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था और एक अच्छा कवि भी था। वो एक लेखक भी था। हरिकेली जो नाटक था वो उसी ने लिखा था। और ललित विग्रह नाटक का लेखक जो सोमदेव था, उसके दरबार का राजकवि था। और विग्रहराज चतुर्थ ने जो है वो अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई, विलासपुर नामक कस्बा स्थापित किया, अनेक दुर्ग, मंदिरों आदि का निर्माण करवाया। तो अगर उनका काल माने तो सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगे और फिर उनके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठे। और जो पृथ्वीराज द्वितीय हैं, इनका शासनकाल 1169 तक चला था। तो पृथ्वीराज द्वितीय के शासनकाल में मुसलमानों का संघर्ष चलता रहा और फिर पृथ्वीराज द्वितीय का राज्य अजमेर और शाकंभरी के अतिरिक्त जहाजपुर के निकट, चित्तौड़ के निकट, पंजाब आदि भागों तक विस्तृत था। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में इनके चाचा बने शासक और इनके चाचा का नाम सोमेश्वर था और इन्होंने फिर अजमेर का सिंहासन ग्रहण किया। और सोमेश्वर का जो विवाह हुआ था वो कलचुरी नरेश अचल की राजकुमारी कर्पूर देवी से हुआ था। और फिर कर्पूर देवी से उसके पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज नामक 2 पुत्र हुए थे और बाद में आगे चल के पृथ्वीराज तृतीय शासक बनते हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिनका शासनकाल माना जाता है 1177 से 1192 ईस्वी तक। वासुदेव से सोमेश्वर तक चौहान अपने सफल सैनिक अभियानों द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। क्योंकि अगर हम देखें तो अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण ही सांबर के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया
जो कि भौगोलिक और सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित थी। सोमेश्वर के शासनकाल तक चौहान काफ़ी शक्ति संपन्न हो चुके थे और फिर पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय थे उनके काल में तो ये शक्ति और ज़्यादा पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी। पृथ्वीराज तृतीय की जो जन्म तिथि है उनके संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। उनकी जन्म तिथि जैसे कि 1166 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई थी उस समय पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के थे और फिर उनको जो अपना शासनकाल था वो अपनी माँ की देखरेख में चलाना पड़ा था और इनकी जो माँ थी वो कर्पूर देवी थी और पिता इनके सोमेश्वर। और फिर सोमेश्वर के मंत्रियों व अधिकारियों को उनके पदों पर बनाए रखा। उसका जो मुख्यमंत्री था उनका नाम कदम्ब दास, वो अत्यधिक वीर थे और विद्वान, कुशल प्रशासक और स्वामी भक्त थे। उसने बड़ी ही राजभक्ति से शासन किया। वैसे तो कर्पूर देवी का संरक्षण काल थोड़े समय का ही था, किंतु इस काल में अजमेर जो है वो संपन्न और समृद्ध नगर बन गया। अगर हम देखें तो जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनकी जो प्रारंभिक सफलता थी उनका श्रेय जो है उनकी माँ को ही दिया जाता है। अब हम जानेंगे जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनकी तत्कालीन परिस्थिति एवं उनकी घटनाओं के बारे में। जिस समय पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा वह समय राजनीतिक उथल फुथल का युग था। भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों के आक्रमण होने से उनका दबाव बढ़ता ही जा रहा था, किंतु जो देश था वहाँ पे जो केंद्रीय सत्ता थी शक्तिशाली नहीं थी, किंतु वे पारस्परिक संघर्ष में ही लिप्त रहते थे। जो भी हिंदू राजवंश थे वे हिंदू राजवंशों में देखें तो चौहानों के बाद में कनौज के गहड़वाल राठौड़ों का शक्तिशाली राज्य था। वहाँ का शासक जयचंद था। वो चौहानों की जो विस्तारवादी नीति थी उस पर रोक लगाना चाहता था। दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल शासक थे चौहानों की भूमि हथियाने को लालायित थे। ये सभी राजपूत शासक एक दूसरे के प्रति घोर ईर्ष्यालु थे, अतः संयुक्त होकर शत्रु से मोर्चा लेकर देश की सुरक्षा की बात तो वे सोच भी नहीं सकते थे। पृथ्वीराज को अपने राज्य के अंतर्गत भंडानकों की समस्या का भी सामना करना पड़ा, जिन्होंने पृथ्वीराज को अल्पवयस्क देखकर चौहान सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। हम अगर देखें तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो नागार्जुन की थी। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था वह, और वह गुड़गांव पर अधिकार करके चौहान सिंहासन हस्तगत करने की तैयारी कर रहा था। इधर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया था मुल्तान पर और उच्च पर अधिकार कर लिया था। और फिर 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चौहान राज्य से गुजरकर गुजरात पर आक्रमण किया। हालांकि उस समय पर मोहम्मद गौरी को पराजित होकर भागना पड़ा था, लेकिन एक तरह से देखें तो जो आक्रमण है उसका भावी संकट संकेत दे रहा था। किंतु किसी भी शक्तिशाली हिंदू शासक ने मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का सही मूल्यांकन नहीं किया था। पृथ्वीराज तृतीय तथा उसके उत्तराधिकारियों ने भी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध कार्यवाही न करके ये एक भयंकर भूल थी, जिसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ा था। इस तरह से हम देखें तो राज्यारोहण के समय में जो अल्पवयस्क चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही शत्रुओं से संकट उत्पन्न हो गया था। इन शत्रुओं को पराजित कर उसे अपनी शूरवीरता एवं नेतृत्व सिद्ध करना था। अब हम जानेंगे पृथ्वीराज तृतीय की जो प्रारंभिक विजय थी उनके बारे में। प्रारंभिक विजय में देखें तो नागार्जुन का दमन ये हो जाएगा और सेकंड है भंडानकों का दमन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस हिसाब से पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन का दमन किया था। नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में उसका लड़का अपर गांगेय गद्दी पर बैठा था, जिसकी पृथ्वीराज तृतीय ने संभवतः हत्या कर गद्दी हत्या ली थी। उस समय नागार्जुन अल्पवयस्क था, यानी बहुत छोटा था, लेकिन सोमेश्वर की मृत्यु तक वह वयस्क हो चुका था
और अपने आप को चौहान राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। अतः उसने पृथ्वीराज तृतीय के उत्तराधिकार को चुनौती देते हुए गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था और जो असंतुष्ट चौहान शासक थे यानी सरदार थे, उनके सहयोग से प्रोत्साहित होकर उसने भावी संघर्ष की तैयारी आरंभ कर दी थी। अतः फिर पृथ्वीराज तृतीय ने अपने मुख्यमंत्री कदम्बवास की देखरेख में विशाल सेना के साथ गुड़गांव पर आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। यद्यपि नागार्जुन के एक सेना नायक देवभट्ट ने चौहान शासक का सामना किया, किंतु वह अपने समस्त सैनिकों सहित मारा गया। अनेक बंदी सैनिकों को अजमेर लाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उनके मुंड नगर के प्राचीरों एवं फाटकों पर लटका दिए गए। इस घटना के बाद में हमें नागार्जुन का उल्लेख नहीं मिलता है। संभवतः वह किसी अन्य राजपूत शासक की शरण में चला गया हो और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई हो। फिर सेकंड आता है भंडानकों का दमन। भंडानकों की भौगोलिक स्थिति के विषय में काफ़ी मतभेद रहा है। जिस हिसाब से डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जाति सतलज की ओर से आकर गुड़गांव और हिसार जिले के आसपास बस गई थी, वही डॉक्टर शर्मा उन्हें कन्नौज और हर्षपुर के बीच आबाद मानते हैं और डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार ये लोग रेवाड़ी के आसपास रहते थे। विग्रहराज चतुर्थ ने उन्हें पराजित भी किया था, परंतु पूर्ण रूप से अपने अधीन नहीं कर सका था। और जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो छोटी अवस्था में ही शासक बन गए थे, तो उनकी अल्पव्यवस्था को लाभ उठाते हुए भंडानकों ने पुनः विद्रोह कर दिया। अतः फिर अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित रखने हेतु पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी के आसपास उन पर जबरदस्त आक्रमण किया और उनको आत्मसमर्पण करने तथा भागने के लिए भी विवश कर दिया था। इस घटना के बाद में भंडानकों का एक शक्ति के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि पूर्ण रूप से उनका शक्ति का ह्रास हो गया था। तो इन पृथ्वीराज की जो ये प्रारंभिक विजय थी, उसका राज्य पर पद निर्विवाद बन गया था। वह चौहानों का सशक्त नेता बन गया था। पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन का अंत करके अपना उत्तराधिकार सुदृढ़ कर लिया तथा भंडानकों को परास्त करके अजमेर और दिल्ली को एक राजनीतिक सूत्र में बांध लिया था। इस हिसाब से जो है उनकी सैनिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही मजबूत हो गई थी। अब हम जानेंगे पृथ्वीराज तृतीय की जो दिग्विजय रही है उनके बारे में। प्रारंभिक जो भी सफलताएं रही हैं, उनसे पृथ्वीराज तृतीय की जो महत्वाकांक्षा है वो जाग उठी थी और उसने दिग्विजय की योजना बनाई। देश को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक की आवश्यकता थी और वो पृथ्वीराज तृतीय थे, जो मुसलमानों के बढ़ते हुए दबाव को रोक सकते थे। इसलिए फिर उन्होंने उत्तर में मुसलमानों को, दक्षिण पश्चिम में चालुक्यों को तथा पूर्व में चंदेलों व गहड़वालों को पराजित करना था, क्योंकि वे शक्तियां जो है संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करने को उत्सुक थी। दिग्विजय का प्रथम सोपान, ये जो प्रथम सोपान था ये जेजाग भुक्ति के खिलाफ था। चंदेलों के विस्तृत राज्य में बुंदेलखंड, जेजाग भुक्ति, महोबा आदि सम्मिलित थे तथा महोबा उनकी राजधानी थी। इस समय परमार्दी चंदेलों का राजा था। उसने अपने दुर्व्यवहार से अपने सरदारों को रुष्ट कर दिया था। अतः उसके दो प्रमुख सरदार आलाहा और उद्दल कन्नौज के दरबार में चले गए थे और इस हिसाब से जो है 1182 में पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अगर देखें तो परमार्दी की ओर से उसके पुराने जो सेनानायक थे आला और उद्दल ने तथा कन्नौज के कुछ सैनिकों ने भाग लिया था। दोनों में फिर घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें आलाहा और उद्दल अपने साथियों सहित मारे गए थे और फिर पृथ्वीराज तृतीय से जो है वो परमार्दी को संधि करनी पड़ी और जो ये संपूर्ण महोबा राज्य था उस पर पृथ्वीराज तृतीय का अधिकार हो गया था। किंतु उसने अपने राज्य में जो है वो महोबा राज्य को नहीं मिलाया था और सिर्फ कुछ सीमांत गांवों को ही अपने राज्य में मिलाया। चौहानों और चंदेलों के इस संघर्ष को पृथ्वीराज रासो तथा आलह खंड में काव्य रचना द्वारा इतना अतिरंजित बना दिया गया है कि वास्तविक तथ्य को निकालना ही कठिन है। पृथ्वीराज तृतीय ने जो है वो चंदेलों को पराजित किया और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की मान्यता है कि वैसे तो इस विजय से चौहानों के प्रभाव में वृद्धि हुई थी,
लेकिन चंदेलों व गहड़वालों का गठबंधन पृथ्वीराज के लिए सैनिक व्यय का कारण बन गया था। अब हम जानेंगे दिग्विजय का द्वितीय सोपान चालुक्य के द्वारा, यानी कि जो चालुक्य थे उनके खिलाफ कैसा जो पृथ्वीराज तृतीय का सोपान था। गुजरात के चालुक्यों और अजमेर के चौहानों के बीच दीर्घकाल से संघर्ष चला आ रहा था, किंतु सोमेश्वर के शासनकाल में दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे, क्योंकि जो सोमेश्वर था उनका लालन पालन गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज राष्ट्रों के अनुसार संघर्ष का मूल कारण यही था कि पृथ्वीराज तृतीय तथा चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय दोनों आबू के शासक सलक की पुत्री इच्छिनी से विवाह करना चाहते थे, किंतु ओझा जो है वो ये मानते हैं कि इच्छिनी नाम की कोई पुत्री नहीं थी। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये जो इन दोनों के बीच जो संघर्ष था पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव के बीच में, ये इच्छिनी नाम की कोई राजकुमारी थी, उसकी वजह से ही था। 1183 के अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। पृथ्वीराज राष्ट्रों में संघर्ष का दूसरा कारण भी बताया गया है कि पृथ्वीराज तृतीय के चाचा कान्हा ने भीमदेव द्वितीय के साथ जो चचेरे भाई थे उनको मार दिया था। इसलिए भीमदेव ने अजमेर पर आक्रमण कर नागौर पर अधिकार कर लिया था तथा सोमेश्वर को मार डाला। अतः फिर पृथ्वीराज ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए चालुक्यों के ऊपर आक्रमण किया व भीमदेव को पराजित कर मार डाला तथा नागौर पुनः चौहानों ने अपने अंडर ले लिया था। परंतु इन जो ये कथाएं हैं इनमें कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि अगर सोमेश्वर अपनी मौत से मरा था और भीमदेव 1241 ईस्वी तक अर्थात पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद तक जीवित था, इस हिसाब से अगर हम चौहान और चालुक्य के बीच में जो संघर्ष था उनका मूल कारण देखें तो चौहानों का राज्य नाडोल तथा आबू तक फैला हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय के राज्य की सीमाएं भी नाडोल व आबू को स्पर्श कर रही थी। तो चालुक्यों और चौहानों को अपने प्रभुत्व में लेना चाहते थे, जबकि पृथ्वीराज अपनी सत्ता का विकास करना चाहता था। इस हिसाब से दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। फिर दोनों में 1184 ईस्वी के आसपास दोनों में घमासान युद्ध हुआ और जिसका कोई निर्णय नहीं निकला। फिर 1187 ईस्वी में दोनों के बीच में एक अस्थायी संधि हो गई थी, यानी जिनका कोई स्थायित्व नहीं था। अब हम जानेंगे दिग्विजय का तृतीय सोपान, जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनका जो गहड़वाल शासक थे उनके साथ में किस हिसाब से रहा था। पृथ्वीराज तृतीय की भांति जो गहड़वाल नरेश था, जिनका नाम जयचंद था, वो काफ़ी शक्तिशाली शासक था तथा दिल्ली को हस्तगत करना चाहता था। क्योंकि अगर देखें तो एक तरफ पृथ्वीराज तृतीय थे, वो भी बहुत शक्तिशाली शासक थे, और दूसरी तरफ देखें तो गहड़वाल शासक में जयचंद काफ़ी शक्तिशाली शासक था। जबकि पृथ्वीराज अपने अधिकार में रखने का एक संकल्प ले रखा था कि उसके अंडर ही सब कुछ, सारे राज्य उनके अंडर ही आ जाएं। तो इस हिसाब से दोनों में विस्तारवादी नीति के कारण युद्ध जो है अवश्य भावी था। लेकिन जो पृथ्वीराज राष्ट्रों है उसमें इनका तत्कालीन कारण संयोगिता की कथा को माना जाता है। और ये जो कथा है वो इस हिसाब से है कि जो जयचंद थे उनकी एक पुत्री थी और पुत्री का नाम संयोगिता था, और जो संयोगिता है वह पृथ्वीराज से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। किंतु जयचंद अपनी जो ये कटुता है इसके कारण उसका विवाह किसी अन्य राज्य के साथ में करने का निश्चय किया। फिर जयचंद ने जो है अनेक युद्ध में विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, और साथ में क्या किया कि जो संयोगिता है उनके लिए स्वयंवर का जो है वो उसकी भी घोषणा कर दी। वहाँ से फिर जो स्वयंवर हुआ था और जो ये उत्सव रखा गया था इसमें अनेक राजा महाराजा इनको आमंत्रित किया गया, किंतु जो पृथ्वीराज तृतीय हैं उनको नहीं बुलाया गया, ना उनको निमंत्रण भेजा गया, ना उनको कोई सूचना दी गई, और उन्हें अपमानित करने के लिए उसकी लोहे की मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर रखवा दी। किंतु जो संयोगिता है उन्होंने पृथ्वीराज को सूचना भिजवा दी थी, अतः पृथ्वीराज भी फिर सेना लेकर वहां पहुंच गया था और कहीं पे छिप गया था।
लेकिन जब स्वयंवर हो रहा था तो उसमें संयोगिता ने वरमाला जो आमंत्रित राजा महाराजा थे उनके सामने से गुजरकर पृथ्वीराज की जो मूर्ति बनी हुई थी उसके गले में वरमाला डाल दी। और फिर जो छिपकर पृथ्वीराज ये सब देख रहे थे उन्होंने फिर किसी युक्ति के द्वारा संयोगिता को वहां से उठाकर चल दिए। उन जो पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए जयचंद ने अपने सैनिक भी भेजे, लेकिन जो चौहान सैनिक जो छिपे हुए थे उन्होंने उनका मार्ग रोक लिया। और फिर पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर सकुशल अपनी राजधानी पहुंच गया और फिर वहां से वहीं पे संयोगिता के साथ में विवाह कर लिया। लेकिन अनेक विद्वान इस कथा को जो है अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर ओझा और त्रिपाठी तो इसको सिर्फ एक कल्पना मात्र मानते हैं। किंतु जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है उन्होंने ये बोला है कि ये सत्य है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये लिखते हैं कि पृथ्वीराज के इतिहास के लिए जो पारमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसमें राजकुमारी तिलोत्तमा की कहानी संयोगिता से मिलती है। और इस ग्रंथ की रचना बूंदी नरेश जो सुरजनहाड़ा थे उनके आदेश से 16वीं शताब्दी में हुई थी। अतः फिर 16वीं शताब्दी में भी चौहान इस कथा को विश्वसनीय मानते थे। और जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा उन्होंने भी इस मत को स्वीकार करते हुए लिखा है कि यदि हम प्रेम आख्यान की कई रोचक अंशों को छोड़ दें और मूलभूत आधारों को ले तो इसमें कोई अनहोनी बात नजर नहीं आती। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि सदियों से प्रचलित इस कथा में विश्वास की एक अविरल श्रृंखला ही उसकी सत्यता का प्रमाण है। और जो सीवी वैद्य हैं उन्होंने संयोगिता अपहरण की घटना को स्वीकार किया है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि संयोगिता वाली कथा को कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। किंतु जो पृथ्वीराज राशों का ये कथन कि संयोगिता के अपहरण के कारण ही जयचंद ने फिर पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को बुलाया था, ये अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इनमें कोई सत्यता मालूम नहीं हो रही, क्योंकि अगर जयचंद ने ऐसा किया होता तो तत्कालीन जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वो इसका उल्लेख अवश्य करते। तथ्य तो ये है कि जब पंजाब पर गौरी का अधिकार हो गया था तब मुस्लिम जो अधिकृत क्षेत्रों की सीमाएं चौहान राज्य से जा मिली और दोनों में फिर संघर्ष अवश्य भावी हो गया था। इसमें कोई जयचंद का कोई षड्यंत्र मालूम नहीं हो रहा। और पृथ्वीराज जो तृतीय थे और जयचंद थे, इनके अगर संघर्ष का मूल कारण देखें तो इनकी तो विस्तारवादी नीति को ही बताया जाता है। और ये जो संघर्ष था चौहान और गहड़ वालों के मध्य ये अवश्य हुआ, लेकिन शासकों में कोई प्रत्यक्ष युद्ध हुआ हो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब हम जानेंगे पृथ्वीराज जो तृतीय हैं उनका तुर्कों के जो तुर्क हैं उनसे किस हिसाब से संघर्ष रहा था। गजनी और गौर के जो शासक थे वो गियासुद्दीन गौरी थे। उन्होंने 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया था, जो भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने जो है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इन सफलताओं से प्रोत्साहित होकर फिर उसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वो जो है गुजरात के जो चालुक्य थे उनसे बुरी तरह से पराजित हुए। फिर भी जो मोहम्मद गौरी हैं वो ये हार से हताश बिल्कुल भी नहीं हुए थे और 1186 में उन्होंने पंजाब को अपने अंडर कर लिया। और इससे पूर्व उन्होंने संपूर्ण सिंध प्रांत को जीत लिया था, जिससे भारत में उसके अधिकांश जो क्षेत्र है उनकी सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को स्पर्श करने लग गई थी। तो इस हिसाब से देखें तो चौहान और तुर्क इनके एक दूसरे के पड़ोसी हो जाने के कारण उसमें कलह होना स्वाभाविक था। यदि चौहान अपनी शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे तो तुर्कों को उत्तरी पश्चिमी सीमांत भागों से निकाल देना आवश्यक था, और यदि मोहम्मद गौरी तुर्की सल्तनत का विस्तार करना चाहते थे तो उसे भी दिल्ली और अजमेर लेना आवश्यक था। इस हिसाब से देखें तो दोनों में जो है युद्ध अवश्य भावी हो गया था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ा रहे थे। राष्ट्रों में जो देखें तो दोनों के मध्य 21 मुठभेड़ों का उल्लेख मिलता है, जबकि हमीर महाकाव्य में 7 तथा पृथ्वीराज प्रबंध में इनके 8 मुठभेड़ों का उल्लेख मिलता है। लेकिन वास्तव में देखें तो दोनों पक्षों में के मध्य में एक ही वर्ष के अंतराल में 2 निर्णायक युद्ध हुए थे और जिनका उल्लेख मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है।
अब हम उन दो युद्धों के बारे में जानेंगे जिनमें फर्स्ट युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपना राज्य विस्तार भी करना चाहता था और जो मध्य एशिया है उसकी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करना चाहता था। अतः उसे जो पर्याप्त आर्थिक साधनों की आवश्यकता थी जो उसे भारत से प्राप्त हो सकते थे, क्योंकि देखें तो जो तत्कालीन भारत की स्थिति थी वो उनके अनुकूल थी और भारत के जो विभिन्न राजवंश हैं उनमें एकता और संगठन का अभाव था और यही मौका देख रहे थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी को यही मौका चाहिए था कि वो आपस में लड़े और फिर उनको मौका मिले। और मोहम्मद गोरी को भारतीय शासकों की इन दुर्बलताओं का ज्ञान भी हो गया था, किंतु सर्वप्रथम वह पृथ्वीराज चौहान रूपी बाधा को दूर करना चाहता था। और एक तरफ देखें तो जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष का एक कारण राजपूतों व मुसलमानों की जो पुरानी शत्रुता थी वो भी थी। लेकिन जो डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव हैं और डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, उन्होंने इनके मध्य जो संघर्ष का कारण माना है वो धार्मिक कट्टरता को माना है, लेकिन इसमें कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती। वास्तविक कारण देखें तो राजनीतिक परिस्थिति है और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा, ये दो ही कारण इनके मोस्ट माने गए हैं। मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसके बाद में उसने सरहिंद पर भी अधिकार कर लिया और अब वो चौहान राज्य पर एक तरफ से देखे तो उनका खतरा मंडरा रहा था। गोरी को वहां से खदेड़ने हेतु पृथ्वीराज ने अपने सामंत गोविंदराज के साथ में सरहिंद की तरफ कूच किया और मोहम्मद गोरी को तो इसकी सूचना पहले से मिल गई थी, अतः उसने भी आगे बढ़कर शत्रु से मोर्चा लेने का निश्चय किया और इस हिसाब से दोनों पक्षों की सेनाएं तराइन के ऐतिहासिक मैदान में आमने सामने आ डटी थी। युद्ध के प्रारंभिक चरण में देखें तो चौहानों का पलड़ा भारी रहा था। राजपूतों के जबरदस्त आक्रमण से तुर्क सेना में खलबली मच गई, फिर भी गोरी ने साहस नहीं खोया और अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ में राजपूतों पर टूट पड़ा था। उसी समय गोरी और गोविंदराज आमने सामने आ गए थे। गोरी ने क्या किया कि गोविंदराज पर जोर से बर्छा चलाया तो उसके जो मुंह पर लगा और फिर उसके दांत टूट गए थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बर्छा मारा गोरी ने और गोविंदराज के मुंह पर जाके लगा और दो दांत टूट गए। इस पर गोविंदराज ने गोरी पर फिर कटारी से वार किया, जिससे कि गोरी घायल हो गया और घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसके एक स्वामी भक्त सैनिक कूदकर गोरी के पीछे घोड़ी पर चढ़ गया और फिर गोरी को सुरक्षित रण क्षेत्र से बाहर ले गया। लेकिन इस हिसाब से जिस हिसाब से जो गोरी है वो घायल हो गए थे, तो फिर जो मुस्लिम सेना थी उनमें एक तरह से हलबली मच गई थी और फिर वहाँ से वो भाग खड़ी हुई थी। चौहान सेना ने भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया और कुछ दिनों के बाद में पृथ्वीराज ने सरहिंद पर आक्रमण कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि जो तराइन का प्रथम युद्ध था वह पृथ्वीराज की सैनिक सफलताओं का चरम उत्कर्ष था, लेकिन जो अगर उसकी नीति देखें तो वो न्याय संगत नहीं थी। जिस हिसाब से देखें तो परास्त जो भागती हुई मुस्लिम सेना थी उसका पीछा न करना तथा काजी जियाउद्दीन को विपुल धन देकर विदा करना उसकी भयंकर भूलें थी, क्योंकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बोलते हैं कि ऐसी उदारता न तो सैनिक नियमों से मेल खाती है न ही मुस्लिम युद्ध प्रणाली से। जो मोहम्मद गोरी थे उनके लिए ये एक महान अपमानजनक घटना थी। अतः फिर उन्होंने अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए वापस जो है वो तैयारी में जुट गए थे। तो इस हिसाब से जो है वो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। अब हम जानेंगे तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में सफलता प्राप्त करके फिर पृथ्वीराज राग रंग और भोग विलास में डूब गए थे। संयोगिता का अपहरण करके उसने कन्नौज को भी अपना शत्रु बना लिया था और भोग विलास के कारण उसकी जो राजकीय और सैनिक कार्यों की उपेक्षा की, जिससे कि उत्तर पश्चिमी सीमा असुरक्षित हो गई थी। क्योंकि जिस हिसाब से उनकी जीत हो गई थी फिर उनको लगा कि हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। और एक तरफ देखें तो संयोगिता की उस टाइम पे शादी हुई थी, तो वो अपने राग रंग और भोग विलास इस हिसाब से डूब गए थे कि उन्होंने जो स्थिति थी राजकीय उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ देखें तो गौरी 1 वर्ष की तैयारी के बाद में
पुनः उसी मैदान में आ डटा जहां उसे पराजय का मुख देखना पड़ा था, क्योंकि गौरी जो है वो अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था और वो पूरी जोर से तैयारी में जुट गया था। हसन निजामी लिखता है कि जब गौरी लाहौर पहुंचा, उसने पृथ्वीराज के पास एक दूत के द्वारा कहलवाया कि वह इस्लाम को स्वीकार कर ले तथा गौरी की अधीनता मान ले, किंतु पृथ्वीराज ने उत्तर ये कहलवाया कि उसे अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी भेंट युद्ध स्थल में होगी। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है उसके पास में बहुत सारी सेना थी, विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ गौरी हैं, उनके पास सेना कम थी। तो गौरी ने फिर शत्रु को छल से विजय करने का निश्चय कर लिया और दोबारा अपना दूत जो है वो पृथ्वीराज के पास भेजकर कहलवाया कि मैं तो अपने भाई का सेनापति हूँ और युद्ध की अपेक्षा संधि से अच्छा समझता हूँ, इसलिए मैंने एक दूत अपने भाई के पास भेजा है और जो ही उसका आदेश प्राप्त हो जाएगा मैं वापस गजनी लौट जाऊंगा। इस हिसाब से गौरी ने एक बहाना बनाया और पृथ्वीराज ने गौरी की इन बातों पर विश्वास कर लिया और उसकी सेना आराम करने लग गई थी। और इधर जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने अपनी 40,000 अश्वारोही सेना को 10-10 हजार की 4 दस्तों में विभाजित कर चारों दिशाओं से शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। पृथ्वीराज के सैनिकों में भ्रम उत्पन्न करने के लिए अपने कुछ पैदल सैनिकों को रात भर अपने तंबुओं के बाहर आग जलाते रहने का आदेश दे दिया था मोहम्मद गौरी ने, ताकि फिर शत्रु ये समझे कि मुस्लिम सेना अपने शिविर में ही है। और फिर गौरी अपनी सेना को लेकर रात भर हिंदू सेना के करीब पहुंच गया और सुबह होते ही हिंदुओं पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। अब इस हिसाब से अचानक आक्रमण हुआ तो राजपूतों ने शिविर में ही भगदड़ मच गई। फिर पृथ्वीराज ने क्या किया कि हाथी पर बैठकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपने सैनिकों में अनुशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया, किंतु स्थिति इतनी प्रतिकूल हो चुकी थी। फिर वो घोड़े पर सवार हो गए और शत्रु का मुकाबला करने लगे। दिन के तीसरे पहर में जब चौहान सेना थककर चूर हो गई थी, तब गौरी ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ में राजपूतों पर आक्रमण किया और भीषण आक्रमण हुआ। और इस युद्ध में फिर पृथ्वीराज पलायन कर सिरसा की तरफ भाग गए थे। सिरसा के आसपास फिर उनको पकड़े गए और फिर उनको वहीं पे मार दिया गया था। और फिर जो गोविंद राज है वो हजारों सैनिकों के साथ में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस हिसाब से देखें तो मोहम्मद गौरी को निर्णायक सफलता प्राप्त हुई थी। तराइन के जो दूसरा युद्ध था उसमें निर्णायक सफलता प्राप्त हुई थी मोहम्मद गौरी को, और उन्होंने अपनी जो पराजय थी उसका भी बदला ले लिया था। इस विजय के फलस्वरूप हासी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर और दिल्ली तक का विशाल जो क्षेत्र है वो मुसलमानों के अधिकार में चला गया था। उसके बाद में जो है वो पृथ्वीराज के भाई जो हरिराज हैं उन्होंने कुछ समय तक मुसलमानों से टक्कर लेकर चौहान सत्ता को पुनः स्थापित करने का एक तरह से असफल प्रयास किया था और अंत में फिर उन्होंने आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जानेंगे पृथ्वीराज तृतीय का अंत। जहाँ तक पृथ्वीराज तृतीय के अंत का प्रश्न है, इस संबंध में जो है विद्वानों में अलग अलग मत दिए गए हैं। जैसे पृथ्वीराज राष्ट्रों में इनके अंत का गजनी में ही बताया गया है कि उसे अंधा करके शब्द भेदी बाण की परीक्षा ली गई थी, और फिर इस अवसर पर उनकी जो एक विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे चंद बरदाई, वो वहाँ पर पहुँच गए थे, जिसने अपने स्वामी को कविता के माध्यम से सुल्तान की जो बैठने की स्थिति है उनका बोध करा दिया था। और फिर पृथ्वीराज ने गौरी को अपने बाण का शिकार बनाया था। इसके बाद में पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। तो ये कहानी हमें जो है वो चंद बरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है उनमें ये कहानी मिलती है। लेकिन ये जो कहानी है रासो की, ये मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्रथम तो इसका कोई दूसरा ऐतिहासिक साक्ष्य भी नहीं है, और दूसरा पक्ष ये है कि गौरी काफी लंबे समय तक जीवित रहा था। हमेर महाकाव्य में ये मिलता है कि पृथ्वीराज को कैद किया गया और अंत में फिर उनको मरवा दिया गया था। ये उल्लेख हमें हमीर महाकाव्य में मिलता है। और हसन निजामी ये लिखते हैं कि पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया था, लेकिन जब वह सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ पाया गया तो उसे मरवा दिया गया। ये हमें हसन निजामी द्वारा मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बोलते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया और सुल्तान की अधीनता में शासन करने के लिए कहा गया था, किंतु बाद में इस अपमानजनक स्थिति के कारण उसने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र किया। डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा ने यह भी लिखा है कि इस कल्पना का अनुमोदन मोहम्मद गौरी द्वारा प्रचलित जो भी मुद्राएं मिली हैं, जिनसे एक और पृथ्वीराज का और दूसरी ओर मोहम्मद शाम का नाम मिलता है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है।
पृथ्वीराज का अंत भले ही विवादास्पद रहा हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी पराजय से भारत में मुस्लिम शासक की नींव मजबूत हो गई तथा अब उन्हें चुनौती देने का साहस किसी भी हिंदू शासक में नहीं रहा। अब हम जानेंगे युद्ध के परिणाम। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो एक निर्णायक युद्ध था और इसके परिणाम स्वरूप भारत पर विदेशी आधिपत्य का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह 1947 में ही समाप्त हुआ। इससे चौहान संता का अंत हो गया तथा गौरी और बाद की जो भी मुस्लिम शासक है उनको भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का मार्ग मिल गया। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद में मुसलमानों ने कन्नौज, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और जो राजपूतों की शक्ति थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी, उनका अंत हो गया था। क्योंकि अब राजपूतों ने अपनी पराजयों से कोई सबक नहीं सीखा था, वे मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध संगठित और संयुक्त होकर कार्रवाई करने में असफल रहे थे। जो इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार, उन्होंने ये लिखा है कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज की पराजय ने केवल चौहानों की राज्य शक्ति का ही नाश नहीं किया वरन पूरे हिंदू धर्म पर विनाश ला दिया। युद्ध के बाद में जो धन के लालची मुसलमान थे उन्होंने भयंकर लूटमार की, जिससे कि हिंदुओं को अपनी धन संपत्ति से वंचित होना पड़ा और जो संस्कृति की कलात्मक अमूल्य स्मारक थे उनको नष्ट कर दिया गया था। अनेक मंदिर, अनेक पाठशालाएं उनको मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया तथा मुस्लिम जो अधिकृत प्रदेशों में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। और जो सर्वाधिक जो क्षति हुई थी वो बौद्ध धर्म की हुई थी, क्योंकि 1200 ईस्वी के बाद में भारत में बौद्ध धर्म के चिन्ह अत्यंत धुंधले और अस्पष्ट दिखाई देने लग गए थे। अब हम जानेंगे पृथ्वीराज की पराजय के कारण। कुछ जो साहित्य ग्रंथ हैं उनके अनुसार पृथ्वीराज जो है वो व्यक्तिगत रूप से भोग विलासिता और असावधानी ही उसकी पराजय का कारण था, क्योंकि वो उस समय पे राग रंग में डूबा हुआ था। उन्होंने संयोगिता का अपहरण किया था और उनकी भोग विलासिता का एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि संयोगिता के अपहरण से जयचंद उनका दुश्मन बन गया था। सेकेंड पॉइंट देखें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बोलते हैं कि युद्ध कला में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से न्यून था। वास्तव में गौरी जो है वो एक निपुण व चालाक सेनानायक था। उसने संधि वार्ता के बहाने से पृथ्वीराज को असावधान कर दिया और अचानक फिर उस पर धावा बोल दिया। किंतु जो शत्रु पर धोखे से आक्रमण न करना और भागते हुए सैनिकों का पीछा न करना, ये राजपूतों के आदर्श थे। अब पराजय का अगर तीसरा कारण हम देखें तो मोहम्मद गौरी की तुलना में जो है पृथ्वीराज के पास सैनिकों की कमी थी। इसका कारण यह था कि पृथ्वीराज के अनेक सेनानायक तथा सीमांत रक्षा के लिए तैनात सैनिक दस्ते समय पर नहीं पहुंच पाए थे, अतः उसे फिर थोड़ी सी सेना के साथ में तराइन के मैदान के लिए बढ़ना पड़ा। अब हम पराजय का अगर फोर्थ पॉइंट देखें तो जो भी स्थानीय साहित्यिक रचनाएं हैं उनके अनुसार पृथ्वीराज का जो अश्व अधिपति गौरी से मिल गया था और उसने फिर जानबूझकर पृथ्वीराज को ऐसा घोड़ा दिया जो आगे बढ़ता ही नहीं था। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये कथाएं विश्वास करने योग्य नहीं है। वास्तव में जो पृथ्वीराज की पराजय का अगर मुख्य कारण देखें तो गौरी की जो चालाकी है उनके अतिरिक्त उसकी जो कुशल व्यूह रचना भी थी। गौरी ने शत्रु पर निर्णायक चोट करने के लिए 12,000 अश्वारोहियों को सुरक्षित कर रख छोड़ा था, जिससे बाद में जो राजपूत सेना थक गई थी तो उनमें फिर प्रहार किया गया था। और दूसरी तरफ देखें तो भारत के जो भी उस टाइम के शासक थे उनमें जो आपस में मनमुटाव था, उनकी भावना ने भी जो इस पराजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि अगर भारत की जो उस टाइम पे शासक थे उनमें अगर एकता और संगठन की भावना होती तो जो विदेशी शासक थे वो जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन एकता और संगठन की कमी के कारण फिर विदेशियों को जो है वो विजय मिली। अब हम जानेंगे पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन। पृथ्वीराज तृतीय एक योग्य सैनिक, कुशल सेनानायक, योग्य प्रशासक, रसिकता आदि गुणों से युक्त चौहान वंश का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शासक था। इनके दरबार में अनेक विद्वान और कलाकार रहते थे।
उस समय के अनेक प्रसिद्ध विद्वान जयानक, विद्यापति गौड़, बागीश्वर, विश्वरूप, चंद बरदाई आदि उसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। पृथ्वीराज की जो प्रारंभिक सफलताएं थी वो अद्वितीय थी। पृथ्वीराज की रसिकता संयोगिता के जो अपहरण हैं उनसे प्रमाणित होती हैं। और उनके विद्वानों में देखें तो वाद विवाद आयोजित कराने के लिए उसने फिर पद्मनाथ नामक मंत्री को नियुक्त किया था। पृथ्वीराज ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, जो भी उनके राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह होते थे उनका दमन किया और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। इन गुणों के साथ साथ उनमें एक अपरिपक्व सेनानायक, सेनाध्यक्ष और अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ के दोष भी पाए जाते हैं। स्थानीय जो भी युद्धों द्वारा ख्याति अर्जित करने की लालसा में विदेशी शत्रुओं की उपेक्षा की उन्होंने 1178 में चालुक्यों ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तथा 1191 में चौहानों ने उसे पराजित किया था। तो अगर हम ये देखें तो चौहान चालुक्य अगर मिल जाते तो तराइन की जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें गौरी को परास्त कर सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज देश की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने में असमर्थ था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो उचित जो समय पर साहस और महत्वाकांक्षा तो उनमें थी, लेकिन कूटनीति और कुशलता का अभाव था। तराइन की जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें विजय प्राप्त कर ली और जो भागती सेना थी, जो तुर्क सेना थी, उसका पीछा तक नहीं किया। गौरी जो है पुनः उनके समक्ष आ गया, क्योंकि अगर वो पीछा करते और गौरी को वहीं पे मार देते तो फिर दोबारा ये हालत होती नहीं। तराइन के दूसरे युद्ध में फिर गौरी की जो छल पूर्वक बातें हैं उनमें वो फंस गए थे, जिससे अपने राज्य और प्राणों से फिर उनको हाथ धोना पड़ा। तो इस बारे में फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बोलते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि पृथ्वीराज ने जो भी सैनिक भूले की हैं उनके लिए उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। ये सही है कि उसकी पराजय ने भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया, फिर भी राजस्थान के इतिहास में उसकी जो महत्व है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस हिसाब से देखें तो पृथ्वीराज जो तृतीय हैं वो काफ़ी योग्य शासक थे और योग्य प्रशासक थे, सेनानायक थे, महत्वाकांक्षी थे। हालांकि उनमें कुछ कमियां थी दूरदर्शिता की, लेकिन फिर भी उनकी जो इतिहास में जो उनका महत्व है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अध्याय 9 चौहानों का अभ्युदय और विस्तार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।